Good morning, dear students. In previous classes, we have discussed a lot of things and also covered, okay? And डिटेल के साथ हमने पढ़ लिया था उसको, सभी चीज़ों को। जैसे इसके पहले के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका स्मॉल जी का यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो कैपिटल जी यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से क्या रिलेशन है, हम जी की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ये सब बातें हमने पढ़ ली थी। जी की वैल्यू मिनिमम कहाँ होती है, मैक्सिमम कहाँ होती है, ज़ीरो कहाँ होती है, क्यों, किस वजह से होती है, ये सब हमने देख लिया था। ठीक है, तो इसकी बेस पर एक कॉन्सेप्ट और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसी में, जिसमें हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं और समझ नहीं पाते हैं, तो उसको आज जो है ना डिस्कस करेंगे। पूरी चीज़ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और हम इस टर्म से यानी दोनों टर्म मास एंड वेट, दोनों टर्म से हम फैमिलियर हैं, इसको जानते हैं, लेकिन इसके डिफरेंसेस को नहीं जानते थे अभी तक कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। साइंस के टर्म में यानी अगर साइंस के अकॉर्डिंग बात की जाए तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस कह लें। जब हम इसकी डेफिनेशंस को देखेंगे तो इसका जो है आज हम इसकी डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे, इसके बारे में जानेंगे डिटेल के साथ, क्या चीज़ है, कैसे है, और इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यानी ये मास या वेट किन चीज़ों की वजह से चेंज भी हो सकता या नहीं हो सकता। यानी आप अगर अर्थ पर हैं तो मास और वेट में क्या फ़र्क पड़ता है, अगर आप मून पर चले जाएं तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, मास पर इफ़ेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या वेट पर पड़ेगा, किस पर पड़ेगा, इन सब चीज़ों की इसका इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, और हम प्रैक्टिकल लाइफ में जनरली मास और वेट को, दोनों चीज़ को सेम ट्रीट करते हैं या अलग अलग ट्रीट करते हैं, इसके बारे में भी आज पूरी चीज़ें हम क्लियर करेंगे, डिटेल से इसको पढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम मास की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि मास, व्हाट इज़ मास। मास को डिफाइन करने के लिए सिंपल एक वे है, इट इज़ डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल या मैटर। इट इज़ डिफाइंड एज द, इट इज़ defined as the amount या quantity, amount या फिर कह दो quantity, quantity of matter, मैटर को मटेरियल भी लिख सकते हैं, ठीक, मटेरियल भी लिख सकते हैं, यानी मैटर या मटेरियल का जो अमाउंट है, किसका, किसी बॉडी में जो कंटेंड करता है, कंटेंड इन अ बॉडी। भाई कोई ऑब्जेक्ट लेंगे ना, आप बॉडी लेंगे ना, उसी की तो बात कर रहे हैं हम, उसी की तो बात कर रहे हैं। किसी ऑब्जेक्ट में, किसी बॉडी में जो मटेरियल जितने अमाउंट में होगा, जितने अमाउंट में होगा वो उसका क्या होगा, वो उसका मास होगा। क्लियर। अब साइंस के लैंग्वेज में हम मास को जो डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय स्मॉल एम, मास। पिछले भी चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं कि मास को एम से डिनोट करते हैं। किसी बॉडी का मास अगर सपोज करना है या एज्यूम करना है तो उसको स्मॉल एम, कैपिटल एम, इसको मास कहते हैं। ठीक है, ये मास आप पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पता चला अभी मास क्या चीज़ है, अमाउंट या क्वांटिटी ऑफ मैटर या मटेरियल, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यानी उसकी जो क्वांटिटी अमाउंट है वो हमारा मास होता है। उसके अंदर कोई भी चीज़ है, लोहा होता है, इतना बड़ा बॉक्स है, लकड़ी का इतना बड़ा वो है, तो इसके अंदर जो मटेरियल है, इस मटेरियल की जो क्वांटिटी है ना, वो क्वांटिटी क्या है, वो इसका मास है। इस ऑब्जेक्ट का, अगर ये आयरन बॉक्स है और ये वुड बॉक्स है, ठीक है, तो इसका जो मास है वो ज़्यादा होगा, इसका मास कम होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो क्वांटिटी है ना, इसके अंदर जो मटेरियल है और इसके अंदर जो मटेरियल, इसके अंदर मटेरियल कम है, इसके अंदर मटेरियल ज़्यादा है। ज़्यादा कैसे हो गया मटेरियल? क्योंकि आप जानते हैं कि जो इसके पास जो एटम्स होते हैं वो बहुत क्लोजली इसको यहाँ पर पकड़ के रखते हैं। आप जो है छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, क्या है ये, पॉलीमर्स, ठीक।
तो ये बहुत क्लोजली ये जो आपस में कॉम्पैक्ट होते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा दूर दूर होंगे, यानी नंबर ऑफ एटम्स इसमें कम होंगे। इसके कंपैरिजन में, आयरन के कंपैरिजन में एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इसमें क्या होंगे, लेस होंगे, इज लेस एज कंपेयर टू दिस। यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, नंबर ऑफ एटम्स यहाँ ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये बहुत क्लोजली जो है वो ज्वाइंट टुगेदर है, ये इस आयरन के केस में। और ये जो हमारे वुड के केस में ये बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है, थोड़े से, है ना। आप मैटर के बारे में ज़्यादा आपको आइडिया है, पिछली क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं। सॉलिड लिक्विड गैस के केस में जो इसके एटम्स हैं, जो इसके पार्टिकल्स हैं, वो दूर दूर हो जाते हैं, ठीक है। उसी बेस पर हम डिफाइन करते हैं मास को, कितने अमाउंट में उसके जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उस पार्टिकल का अमाउंट, क्वांटिटी कितनी है ना, उसका जो वज़न आ रहा है वो कितना है, सिर्फ उसी की बात करेंगे जो इसके अंदर मटेरियल है। इसी की इतनी ही बात इस मास वाले में करते हैं, क्लियर। तो मास क्या है, इट इज़ क्वांटिटी ऑफ अ बॉडी कंटेन इन दैट, क्लियर। उसमें जो कंटेंट है मटेरियल, उसी की क्वांटिटी के बारे में हम क्या कहेंगे, ये मास होता है। और किस में इसको मेज़र किया जाता है, एसआई यूनिट इसकी जो है, एसआई यूनिट इसकी है किलोग्राम, या बहुत पहले से फैमिलियर है, घरों पर जो तराजू होता है उसके बारे में आप देखते हो, किलोग्राम, किलोग्राम, है ना। किलोग्राम में किसी भी मास को, किसी भी चीज़ को तौलते हैं, किसी में किलोग्राम, ग्राम, है ना, मिलीग्राम। सोने की दुकान पे चला जाएंगे, मिलीग्राम, सुनार की दुकान पे। इस तरीके से हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। लेकिन इसकी जो ओरिजिनल में एसआई यूनिट है वो किलोग्राम है, ऑलरेडी आप पढ़ते आए हैं इसको भी। मास की किलोग्राम, लेंथ की मीटर, ठीक है, फोर्स की न्यूटन, ये सब क्या है, एसआई यूनिट है, ये आप जानते हैं। तो इसकी भी मास की एसआई यूनिट क्या है, वो किलोग्राम है, ठीक। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड, वो आपको समझना है। मास यानी जो इसके अंदर क्वांटिटी, भाई ये जो लोहे का बॉक्स है, आयरन बॉक्स, ये ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर इतना बड़ा टुकड़ा है तो वो कहीं भी रखे रहें आप, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसका जो मास है वो कांस्टेंट होगा, ऑलवेज कांस्टेंट होगा। और कभी किसी भी बॉडी का मास ज़ीरो नहीं हो सकता, कभी किसी बॉडी का मास ज़ीरो नहीं हो सकता। मास कैन नॉट बी ज़ीरो, या ये आप कह लें, एम कैन नेवर बी ज़ीरो। एम कैन नेवर बी ज़ीरो। अगर वो बॉडी एग्जिस्ट करती है कोई, तो उसका मास ज़रूर कुछ ना कुछ होगा, चाहे वो मिलीग्राम में हो, क्लियर। अगर मास ज़ीरो है, इसका मतलब वो बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी बॉडी की, मास ज़ीरो हो ही नहीं सकता, क्लियर। और मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। मास स्केलर क्वांटिटी किलोग्राम में मेज़र की जाती है, इसमें डायरेक्शन की कोई बात ही नहीं होती, ठीक है। तो ये इसलिए क्या है, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। और मास, ठीक है, इसके पास कोई दूसरी बॉडी रखी है, इस पर फोर्स लगाइए, इस पर कुछ करिए, इसको जो है हीट कर दीजिए थोड़ी बहुत, अगर ये सॉलिड है ना, तो इस केस में इस पर क्या होगा, इसके मास पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो मास ऑफ अ बॉडी इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ अदर बॉडीज नियर इट, यानी कोई अदर बॉडीज इसके पास अगर रखी हो तो इसके मास में, जो इसका मास अगर 10 kg है तो 10 kg ही रहेगा यहाँ पर। चाहे आप इसको क्या करें, इसके पास दूसरी बॉडी ले आएँ, इसके ऊपर एक बॉडी रख दें, कुछ भी करें, इसको यहाँ से रिमूव करके दूसरे प्लेस पर लेके चले जाएं, चांद पर लेके चले जाएं, कहीं पर लेके चले जाएं, जो मास होता है किसी भी बॉडी का वो इतना ही बताएगा, ठीक। तो मास को मेज़र करने के लिए कौन सी डिवाइस होगी, मास, भाई किससे मास आप तोल, मतलब मास किससे निकालते हैं, किलोग्राम में जो तोलते हैं, ठीक है। दो टाइप के आपके पास, देखा आपने देखा होगा, जो बैलेंस होता है ना, वो एक कॉमन बैलेंस जो बाजार में देखते होंगे, कॉमन बैलेंस जिसको कहते हैं, कॉमन बैलेंस उसको कहते हैं, या फिर उसको बीम बैलेंस कहते हैं, बीम बैलेंस। इससे हम मास को क्या करते हैं, मेज़र करते हैं।
और वो एक टाइप का ऐसे होता है, आपने देखा होगा इस टाइप का जो बीम बैलेंस होता है, ठीक है, यहाँ पकड़ने वाला होता है इस टाइप से, ये हमारा बीम बैलेंस कहलाता है, बीम बैलेंस। क्लियर? बाजारों में देखा होगा आपने ये इसको, ठीक। ये क्या है? बीम बैलेंस या कॉमन बैलेंस कह लीजिए, यही बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं आप इससे। तो इस डिवाइस से, ये हमारी एक क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है, क्या क्या करेगा ये मास को मेज़र करेगा, मास को बताएगा, किसी भी बॉडी के मास को। यहाँ पर आप 1 किलो 2 किलो 1 kg 2 kg आप रख दें, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख दें, कोई चीज़ तोलना है तो ये बता देगा 1 किलो है, 1 किलो 100 ग्राम है, 2 किलो 10 ग्राम है, कुछ भी है ये बताएगा आपको। क्लियर? तो ये चीज़ें मास के बारे में इंपॉर्टेंट थी। अब ये वेट क्या चीज़ है? वेट, मैं आपसे पूछूं आपका वेट कितना है, कहेंगे 50 किलोग्राम। क्या वेट? 50 किलोग्राम, ये तो मास हो गया, अभी हमने पढ़ा है। आपसे मैं पूछ रहा हूँ वेट कितना है, कह रहे हैं 50 किलोग्राम। मेरा वेट कितना है? 60 किलोग्राम। क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो गई भाई? किलोग्राम तो मास की है, तो मास तो हम पूछ नहीं रहे, हम पूछ रहे हैं वेट। तब भी आप, हमारा आंसर आपका आंसर सेम है। व्हाट इज द आंसर? किलोग्राम। जबकि अभी पढ़ा हमने, अभी जस्ट एसआई यूनिट किलोग्राम किसकी है? मास की है, वेट की नहीं है। लेकिन फिर भी हम अपने वेट को किलोग्राम में क्यों बताते हैं? व्हाट इज द रीजन? तो पहले, सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे, पहले वेट समझेंगे क्या चीज होती है। क्लियर? वेट, वेट क्या चीज होती है इसको डिफाइन पहले कर लें, तब अभी समझ में आएगा मास और वेट में डिफरेंस क्या है। तो वेट सिंपली जो डिफाइंड है ना, ये फोर्स है। वेट इज अ फोर्स। वेट यानी इसको हम W से, जैसे मास को M से करते हैं, इसको W से। वेट इज अ फोर्स, यानी वेट और फोर्स इक्वल है, लेकिन कब? वेट एक फोर्स है। कौन सा फोर्स है? ये जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, यानी जिसको हम ग्रेविटी अभी तक पढ़ रहे थे, ग्रेविटी, ठीक। ये जो ग्रेविटी है, F इक्वल टू हमने लिखा था mg, लिखा था। तो ये कौन सा फोर्स था? ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ था। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, जितना फोर्स किसी बॉडी पर, अर्थ है यहाँ पर हमारे पास, समझ लेते हैं ये अर्थ है, एक छोटी सी बॉडी यहाँ पर है, ठीक, ये अर्थ है। इस बॉडी पर एक फोर्स लगा रही है, अपने सेंटर की तरफ इसको खींच रही है, पुल कर रही है, अट्रैक्शन फोर्स है यहाँ पर F, ठीक है। तो इस बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है इसका मास m है, इस पर जो फोर्स लग रहा है यही वेट है। किसका वेट है? इस बॉडी का वेट है। और ये किसके इक्वल होगा? इफ F इक्वल टू एम जी, F इक्वल टू एम जी, एम ए होता है, F इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन तो जी है, तो क्या हो जाएगा? एम जी। किसके अकॉर्डिंग है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अगर आपको याद हो, अभी रिलेशन निकाला था तब भी मैंने इसको बताया था। तो वेट ऑफ अ बॉडी इज नथिंग बट इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन दैट बॉडी, यानी इस बॉडी पर जो अर्थ अट्रैक्शन फोर्स लगा रही है वही फोर्स वेट होता है। किसका? इस ऑब्जेक्ट का, इस बॉडी का वेट। अब आप सोचें एक बार, मास इसका तो कांस्टेंट रहता ऑलवेज मास। वेट क्या है? अट्रैक्शन फोर्स है अर्थ का इस बॉडी पर जो लग रहा है। और मैंने आपको बताया कि ये जो जी है, स्मॉल जी, वेरी करता है। अगर आप ऊपर जाएं, इसको टेबल भी मैंने दिखाया था, 2000 किलोमीटर में बहुत कम जी की वैल्यू हो जाती। जब जी की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी तो मास से मल्टीप्लाई होगी तो वेट कम हो जाएगा। तो वेट क्या होगा? वेट ऑलवेज कांस्टेंट नहीं होता है। वेट किस पर डिपेंड है? वेट डिपेंड है दो चीज़ों पर, मास पर और ग्रेविटी पर, ठीक है।
एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, एक पर्टिकुलर मतलब एक ऑब्जेक्ट के लिए, मान लिया कोई भी, ये जो बॉक्स लिया था मैंने, इस बॉक्स के लिए मास तो कांस्टेंट है, तो मास तो चेंज नहीं होगा, इसको कहीं भी ले जाएं। अगर वही बॉक्स कहीं और ऊपर ले जा रहे हैं तो क्या होगा, वेट चेंज होगा, मास नहीं चेंज होगा, लेकिन जी चेंज होगा, जी, क्योंकि ऊपर जाने पर जी घटता है। सबसे ज़्यादा जी की वैल्यू कहाँ पर होती है, पोल्स पर होती है, वो नियर अबाउट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो सबसे ज़्यादा जो इसका जी की वैल्यू है वो 9.8 है। ठीक है, ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू घटेगी, तो 9.7 अगर हो गई और इसका मास कुछ है एम है, तो 9.7 एम हो गया, एक्चुअल में 9.8 एम। देखो फर्क हो गया यहाँ पर, क्लियर। तो वेट क्या है, वेट इज अ फोर्स, सिंपली वेट इज अ फोर्स, इसलिए वेट को हम लिखते हैं वेट इक्वल डब्ल्यू इक्वल टू एम जी। ये जो फोर्स है ये वेट को डिफाइन करता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जी। तो क्या डिफाइन करेंगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द वेट ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द फोर्स with which the body is attracted towards the earth. I think it is clear to all. ठीक है, वेट की एसआई यूनिट क्या होगी फिर। अब वेट, वेट जो अभी हमने जो लिखा है फॉर्मूला, वेट इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स, और वो फोर्स इक्वल किसके होता है, एम जी के। ठीक, तो वेट की एसआई यूनिट क्या होगी, ये इसकी तो मास हो गई, जबकि हमने वेट को क्या कहा, फोर्स। इसको मास की क्या हो गई, किलोग्राम, इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको पहले ऑलरेडी पता है इसकी जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन है, तो इसकी भी न्यूटन होगी। तो वेट की एसआई यूनिट क्या होगी, द एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। क्लियर। आपको भी पता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये किसका, ये नोटेशन है न्यूटन का, ये नोटेशन न्यूटन का है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन, यानी वेट किस में बताएंगे, मास हम अगर बताएंगे तो किस में बताएंगे, किलोग्राम में। वेट अगर बताएंगे तो किस में बताएंगे, वो बताएंगे न्यूटन में, लेकिन हम तो वेट नहीं बताते न्यूटन में, किसमें बताते हैं, किलोग्राम में। फिर क्या हो गया, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है तो हम वेट जब अपना बताते हैं वो न्यूटन में तो नहीं बताते ना, किस में बताते हैं, किलोग्राम में बताते हैं। क्यों बताते हैं ऐसा, चलिए इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। फिलहाल उससे पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, ये स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी, एनीवन प्लीज। ठीक है, ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेट क्या है, एक फोर्स है, एक बॉडी पर एक फोर्स है, किस किस तरफ, ये डायरेक्शन किधर दिखा रहा है, डायरेक्शन ये दिखा रहा है सेंटर की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ ये फोर्स लगता है इस बॉडी पर। तो ये डायरेक्शन आपको पता चल गया ना। तो वेट क्या है, वेट इज नथिंग बट इट इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ड्यू टू द अर्थ। ठीक है, कौन, किसकी वजह से, अर्थ की वजह से एक फोर्स एक्टिंग है उस बॉडी पर, वही फोर्स क्या है हमारा, जब फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी तो वेट भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि फोर्स और वेट यहाँ पर दोनों सेम चीज़ें हैं, किसमें, सिर्फ अर्थ के केस में। ठीक, किसी दूसरे केस में जब जाएंगे तो वेट ऑफ अ बॉडी ऑन अर्थ है, ये किस, वेट कहाँ पर है, वेट ऑन अर्थ, इसको ऐसे लिखते हैं वेट ऑन अर्थ। अगर मून पर चले गए तो वेट ऑन मून, या मून लिख दो पूरा, ये कैलकुलेट करेंगे, अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये। क्लियर। तो ये अर्थ के केस में अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, अर्थ के केस में वेट इसकी, ये हमें क्लियर हो गया कि ये एसआई यूनिट इसकी न्यूटन है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप एक चीज़ याद रखो, किसी भी ऑब्जेक्ट का, एक पर्टिकुलर गिवन ऑब्जेक्ट है, तो एक गिवन ऑब्जेक्ट के लिए जो वेट होगा एक पर्टिकुलर जगह पर, वो क्या होगा, कांस्टेंट ही तो होगा। अब आपका अर्थ, जो मैंने इससे पहले क्लासेस में आपको लेक्चर लिया था, उसमें अर्थ की ये शेप है, अर्थ की शेप इस तरीके से है।
क्लियर। तो अर्थ की शेप इस तरीके से है। तो यहाँ पर ये लाइन हमने ड्रॉ किया था, ये लाइन ड्रॉ किया था। केप्लर्स लॉस के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं ये इसका सेंटर है ओरिजिनल में, लेकिन यहाँ पर फोकस है F1 F2 दो फोकस होते हैं। ठीक, इस लाइन को हम जो इक्वेटर से मिलती है उसको हम मेजर एक्सिस कहते हैं, इसको माइनर एक्सिस कहते हैं। और ये किससे मिलती है? पोल्स से मिलती है। ये हमारा इक्वेटर है, दोनों पॉइंट ये पोल्स हैं। कौन सा पोल है? नॉर्थ, और ये साउथ पोल, और ये क्या है? इक्वेटर। क्लियर। अब देखो कोई एक बॉडी है, अगर वो यहाँ पर है, यहाँ पर इसका मास कितना? स्मॉल m है। स्मॉल m को हम 10 ले लेते हैं, 10 kg, कुछ भी ले लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, स्मॉल m ही रहने दिए। ये यहाँ पर है जब, और एक यही बॉडी सेम जो स्मॉल m थी हमारी, m कितनी? 10 kg। सेम जो है, सेम बॉडी को मास तो उसका चेंज नहीं होता, ये तो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि उसके मटेरियल की बात है ना। मटेरियल जो यहाँ मटेरियल था वही मटेरियल यहाँ पर भी है उसके पास। मटेरियल थोड़ी चेंज हुआ है कि यहाँ पर हम आयरन लेके, यहाँ पर आयरन था वो यहाँ पर लेके आए तो ये प्लास्टिक बन गया, ऐसा थोड़ी होगा। मटेरियल तो सेम रहेगा यहाँ पर, तो इसलिए मास तो उसका चेंज नहीं होगा, 10 kg ही रहेगा। लेकिन हमने क्या बताया था, यहाँ पर जी की वैल्यू मैक्सिमम है, मैक्सिमम। लेकिन यहाँ पर जी की वैल्यू मिनिमम है। जब हम अर्थ के सरफेस की बात करेंगे तब, अर्थ के सरफेस पर मैं अभी बात कर रहा हूँ, और इस सेंटर पर जी की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो ये जो मास है, अगर मैं मैक्सिमम को 9.8 ले रहा हूँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर मिनिमम वाली वैल्यू जी की ले रहा हूँ 9.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बहुत ज़्यादा कम नहीं होगी, लेकिन ये कि कम हो गई इससे। ठीक है, बाकी यहाँ पर ये 9.8 और 9.6 के बीच में वेरी करेगी, यानी यहाँ पर मिनिमम मिलेगी। आप 9.8 यहाँ पर होगी, तो यहाँ पर धीरे धीरे 9 यहाँ पर हो जाएगी 7.9 हो जाएगी, 9.70 हो जाएगी, 9.65 हो जाएगी, 9.6 यहाँ रह जाएगी, 60 मतलब। क्लियर। और उसके बाद फिर वैसे बढ़ेगी, फिर यहाँ पर आ जाएगी, तो फिर यहाँ पर 9.8 हो जाएगी ये ऑब्जेक्ट के लिए, फिर यहाँ ऐसे घटेगी, फिर यहाँ पर 9.6 रह जाएगी, फिर ये बढ़ेगी बढ़ेगी और यहाँ पर 9.8 हो जाएगी। इस तरीके से जी की वैल्यू वेरी कर रही। अब इस बॉडी के लिए अगर देखें आप, यहाँ पर जो वेट होगा पोल पर, नॉर्थ पोल पर वेट कितना होगा? वेट ऑन नॉर्थ पोल कितना होगा? mg, m कितना है? 10, g कितना है? 9.8, कितना हो गया? 98 न्यूटन। ठीक, सेम चीज आप देखें, वेट ऑन इक्वेटर, किसी भी इक्वेटर पर ले लीजिए, दोनों इक्वेटर सेम है। अच्छा, साउथ पोल पर भी यही होगी, या फिर इसको कह लो साउथ पोल, क्योंकि वहां पर भी जी की वैल्यू कितनी है? सेम है, मैक्सिमम है। इक्वेटर पर हो कितनी होगी? m इंटू जी, यहाँ भी लगेगा, लेकिन m 10 है और g की वैल्यू 9.6 है, तो हमारे पास कितना हो गया? 96 न्यूटन। देखो यहाँ घट गया, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर एक ही ऑब्जेक्ट का वेट, एक ही बॉडी का वेट वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। वाई डिफरेंट? बिकॉज जी इज डिफरेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अलग अलग प्लेसेस पर जी की वैल्यू चेंज होती है, लेकिन एक पर्टिकुलर प्लेस पर जी की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है ना। एक पर्टिकुलर केस पर अगर हम यहाँ पर हैं, पोल पर हैं, ये हमारा सरफेस यहाँ पर है, अब तो यहाँ पर नियरली 9.8 ही होगी। तो सपोज करें पूरे अर्थ पर, अगर सपोज कर लें 9.8 है, इसको निगलेक्ट कर रहे हैं 9.6 को थोड़ी देर के लिए, पूरे अर्थ सरफेस पर 9.8 है, तो जो मेरा वेट होगा यहाँ पर, वो यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यानी पूरी दुनिया में कहीं भी टहलूंगा तो मैं, मेरा कितना होगा वेट? अगर 50 है मेरा वेट, कितना? अगर मेरा मास 50 kg है ना, और जी की वैल्यू कितनी है? 9.8 है, तो हमारा वेट कितना हो जाएगा? 50 इंटू 9.8, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा कैलकुलेट करके? 490। वेट कितना हो गया? 490 न्यूटन।
ठीक है, वेट तो हमारा ये है, लेकिन मास कितना है। अब देखो यहाँ जी भी नहीं चेंज हो रहा है। हमने क्या कर लिया, थोड़ी देर के लिए सपोज कर लिया ये जो 0.2 का फर्क आ रहा है इक्वेटर और, मतलब ये एजम्पशन है, हमारा एजम्पशन है। तो हम, क्योंकि हम जहाँ भी रहते हैं इस अर्थ पर, वहाँ पर ये जो थोड़ी सी जगह है ना, ये थोड़ी सी जगह थोड़ी नहीं है, ये तो हमारे फिगर में लग रही है ना। ये हो सकता हज़ारों किलोमीटर की डिस्टेंस हो, ये डिस्टेंस हमारी हज़ारों किलोमीटर की हो सकती है। क्लियर। तो यहाँ पर जो जी की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी 9.8। हज़ारों किलोमीटर यानी, और कह लो लाखों किलोमीटर तक ये कांस्टेंट रह सकती है, क्योंकि ये जो है अर्थ कि अगर आप जो है सरकमफ्रेंस एक बार स्टडी करें तो देखेंगे उसको। तो जब सरकमफ्रेंस इतनी ज़्यादा है, रेडियस 2πr निकाल करके देख लें, उसकी बहुत ज़्यादा आएगी, तो ये डिस्टेंस भी थोड़ी सी बहुत ज़्यादा आएगी। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो किसी का जो वेट होगा, कहीं भी इधर उधर टहलता रहे, तो वेट क्या होता है, वो वेट उसका 9.8 से सिंपली मल्टीप्लाई होता है ना। तो हम अपनी जो जनरल लैंग्वेज में जो वेट को किलोग्राम में बताते हैं, तो यही इसीलिए बताते हैं कि वो जो वेट है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के, पार्टिकुलर वैल्यू के लिए। पार्टिकुलर वैल्यू के लिए W=mg है ना। अगर यहाँ जी कांस्टेंट हो गया, जी कांस्टेंट है सबके लिए, जी 9.8 है सबके लिए, 9.8 है, मेरे लिए भी 9.8 है, आपके लिए भी 9.8 है, किसी मजदूर के लिए भी 9.8 है, किसी बादशाह के लिए 9.8 है, सबके लिए 9.8। तो इसमें जो है प्रोपोर्शनलिटी को हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को तो हटा देते हैं। ठीक है, जैसे लिखा हुआ W=2m या जी। अब ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो W प्रोपोर्शनल किसके होगा, m के होगा। यानी ये m डिफाइन करेगा वेट, m क्या करेगा, डिफाइन करेगा वेट। अब एक पर्टिकुलर प्लेस पर जो g की वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो w जो उसका वेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास के होता है। अगर किसी का 50 किलोग्राम मास है, तो वेट हम क्या बताएंगे कि 50 किलोग्राम, सिंपल कह देते हैं। लेकिन वो जनरल जो है ओरिजिनल नहीं होता, वेट तो 50 इंटू 9.8 होगा। यानी अगर ये 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 500 नियर अबाउट। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है ये चीज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो वेट निकालेंगे तो 9.8 से मल्टीप्लाई करना है सबके साथ। ठीक है, जिसका 50 किलोग्राम का वेट है, मास है, उसको भी 9.8 से, जिसका 60 है उसको भी 9.8 से, जिसका 100 है उसको भी 9.8 से। तो मल्टीप्लाई तो सबको साथ कर रहे हैं ना, सेम नंबर से कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हम अपनी जनरल लैंग्वेज में निगलेक्ट कर देते हैं। तो कोई वेट भी पूछता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, वेट भी पूछता है तो उसको 50 किलोग्राम ही बताते हैं। इसकी मीनिंग क्या है भाई, ये 50 किलोग्राम तो हमारा मास है। वेट क्या होगा, वेट इसमें आप समझ जाओ 9.8 से मल्टीप्लाई होगा बस। इसीलिए हम अपनी जनरल लैंग्वेज में ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन ना करें। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, तो इसलिए हम अपना सिंपली मास बताते हैं, मास है ना। मास बता दिया तो इनफ हो गया, मास पता चल गया तो वो चीज़ इनफ है हमारे लिए कि 50 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9.8, वही हमारा वेट निकल आएगा। क्लियर। अब किसी 1 किलोग्राम की चीज़ है तो उसका वेट कितना होगा। अगर कोई 1 किलोग्राम की चीज़ है, मास इसका कितना है 1 kg, तो वेट कितना होगा, वेट होगा, अर्थ सरफेस की बात कर रहे हैं ये अभी, वेट कितना होगा mg, m कितना है 1, g कितना है 9.8, तो वेट कितना हो गया 9.8 न्यूटन। क्लियर। 1 किलोग्राम मास की जो ऑब्जेक्ट है, मास की जो बॉडी है, उसका वेट होगा 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम यानी हम ये लिख सकते हैं 1 किलोग्राम इक्वल कितना हो गया 9.8 न्यूटन। ये हमारा फार्मूला समझ लीजिए एक तरीके से बन गया, 1 किलोग्राम इक्वल टू 9.8 न्यूटन। यानी ये मास को डिफाइन करता है, 1 किलोग्राम मास 9.8 न्यूटन यानी वेट के इक्वल है। तो आप यहाँ देख सकते हैं मास कम है लेकिन वहाँ पर वेट ज़्यादा है। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं। ठीक है, मास के बारे में और वेट के बारे में, इन दोनों के डिफरेंसेस को आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में या यहाँ पर जो यूज़ करते हैं अपनी लैंग्वेज में, वेट को भी वही बताते हैं जो हमारा मास होता है, वो इसीलिए बताते हैं क्योंकि वेट जो है जनरली क्या है 9.8 से मल्टीप्लाई होता है, तो वो कैलकुलेट होकर के आ जाता है। क्लियर। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं
जी पर अगर ये चीज़ जी पर लेके जाएं हम, सॉरी, सेंटर ऑफ द अर्थ पर जो बॉडी थी, अगर हम उसको सेंटर पर ले आएं यहाँ पर, तो यहाँ पर जी 0 होता है, तो वेट कितना निकलेगा भाई, ये 10 था और जी यहाँ 0 हो गया, तो वेट कितना हो गया 0। तो सेंटर पर, अर्थ के सेंटर पर हमारा वेट 0 हो जाएगा। क्लियर। ऐसे जहाँ जहाँ इंटरप्लेनेटरी स्पेस में मैंने बताया था, दो प्लेनेटरी स्पेस का मतलब प्लेनेट के बीच का जो स्पेस होता है वहाँ भी जी 0 हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर अलग एक्सिलरेशन होता है उसका और इसका अलग, दो प्लेनेट का अलग अलग, प्लेनेट का अलग अलग एक्सिलरेशन होगा, ठीक है। तो वहाँ पर प्लेनेटरी स्पेस में भी जी 0 हो जाता है, तो वेट क्या हो जाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट का 0 हो जाएगा। और इसी तरीके से जब हम ऊपर अर्थ के सरफेस के ऊपर जाएंगे 5,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, तो आपको टेबल मैंने दिखाई थी वहाँ, तो जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। जब डिक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली हमारा जो वेट होगा वो डिक्रीज होगा ऊपर जाने पर, और जैसे ही नीचे आएंगे अर्थ के सरफेस की तरफ तो हमारा वेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। इस तरीके से ये चीज़ होती है। आगे की क्लासेस में आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे क्या होता है, कैसे होता है, और बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं जो नेक्स्ट हायर क्लासेस में आपको मिलेंगे। ओके। और एक चीज़ रहेगी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, को जो है मास को तो हम मेज़र करने के लिए बीम बैलेंस यूज़ करते हैं, तो वेट को मेज़र करने के लिए कौन सा बैलेंस है, कौन सी डिवाइस है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, तो उसके लिए एक स्प्रिंग बैलेंस आपने देखा होगा, स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस यूज़ करते हैं। स्प्रिंग बैलेंस एक टाइप का बैलेंस इस टाइप का होता है, यहाँ पर पकड़ने के लिए होता है, यहाँ पर ऐसे होता है, इसको लटका देते हैं। यहाँ पर कोई भी चीज़ आपको तौलना है तो इसमें लटकाते हैं इसको। यहाँ पर रीडिंग दी होगी आपको, ठीक है, आपके किसी जो है इसी में अभी किसी जगह था, ये आप देख सकते हैं किसी चैप्टर में, शायद ग्रेविटेशन में या फोर्स एंड सेकंड चैप्टर में फिजिक्स के, उसमें ये बीम बैलेंस या सॉरी स्प्रिंग बैलेंस बना होगा। यहाँ रीडिंग होगी 0 1 2 3, कितना इसका जो है वेट है, ठीक है। आजकल जो है ना मार्केट वगैरह में ये देखने को आपको मिल जाएगा, ये ऐसे लटका करके तौलते हैं, तो ये जनरली क्या आपको बताएगा, वेट। क्लियर। तो ये वेट बताएगा, इसके लिए स्प्रिंग बैलेंस यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है ना ऐसे जब लटकाएंगे तो अर्थ, इसका मास तो है ही, लेकिन इसके मास को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो यानी इस पर एक फोर्स लगेगा, वही फोर्स इस रीडिंग में बताएगा वो। ये जो फोर्स इस पर लग रहा है, ये फोर्स की वैल्यू यहाँ बताएगा। तो फोर्स का मतलब क्या हो गया, ये फोर्स आपको क्या बता रहा है, फोर्स क्या चीज़ हो गई, इसका फोर्स जो अर्थ लगा रही है वो फोर्स यहाँ रीडिंग बता रहा है, इसका मतलब ये फोर्स क्या है, वेट है, ये मास नहीं है। मास अगर हमें इसका जानना होगा तो किस किस पर ले जाएंगे, स्प्रिंग बैलेंस से नहीं फिर मेज़र करेंगे, फिर हम बीम बैलेंस से या कॉमन बैलेंस से मेज़र करेंगे। क्लियर। तो ये चीज़ें थी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो किससे रिलेटेड थे, ये रिलेटेड थे हमारे मास एंड वेट से। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये रह गया है इसमें कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून कितना होगा। मून पर पहुंचने पर हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो कितना हो जाएगा भाई, ग्रेविटी वहाँ पर ऐसी थोड़ी ना होगी। अभी मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, वो मून पर कितनी होगी, उसको आपने देखा था वहाँ पर घट जाती है। जब जी घट जाएगा तो वेट भी घट जाएगा, कितने टाइम्स घटेगा ये कैलकुलेशन हम बाद में करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, और कुछ जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो भी देखेंगे। तब तक के लिए आप इतना जो है रिवाइज कीजिए, पढ़िए अच्छे से। कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको आप डिस्कस कीजिए, ये प्रॉब्लम आ रही है ये कैसे होगा, ठीक है। और रेडी हो जाइए टेस्ट के लिए, ठीक है। एक टेस्ट में ये चैप्टर ख़त्म होते ही ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, उस पर आपका टेस्ट होगा। अगर स्कूल नहीं खुला तो आपका ऑनलाइन होगा। क्लियर। तो इसके लिए आप तैयारी कीजिए अच्छे से, कोई प्रॉब्लम आ रही तो उसको डिस्कस कीजिए। ओके, थैंक यू।